गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे इस टाइम में। आज अपन आगे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आज अपन पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। तो आज का अपन का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, राइट। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। क्या पढ़ेंगे अपन? अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं अपन वो देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। क्या आएगा? नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। दूसरा क्या आएगा? नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, ठीक है। तीसरा क्या आएगा? तीसरा आएगा टेम्परेचर। चौथा क्या आएगा? प्रेशर, ठीक है। क्या हो गया? नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, टेम्परेचर, प्रेशर। और आएगा सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। क्या आएगा? ठीक है। तो ये अपन ने देख लिए 5 फैक्टर्स हैं, ठीक है। अधिशोषक की प्रकृति, ताप, दाब और अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इन सब के बारे में अपन डिटेल डिस्कस करेंगे कि ये सब चीजें हैं तो ये किस तरीके से अफेक्ट डालती हैं, किस तरीके से अधिशोषण पथ को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट का मतलब क्या है? देखो, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट का मतलब क्या है कि कैसा होना चाहिए। नेचर का मतलब रफ का मतलब क्या हो गया बेटा? खुरदुरा, समझते हैं ना? रफ, ठीक है। और क्या होता है? स्मूथ, ठीक है। स्मूथ का मतलब क्या हो गया? प्लेन। जैसे आप एक कंक्रीट वाली रोड पर चले और एक टाइल्स लगे हुए फ्लोर पे चले, तो जो टाइल्स लगा हुआ फ्लोर है वो कैसा कहेंगे? स्मूथ कहेंगे। और जो जो कंक्रीट बिछा हुआ है वो कैसा है? रफ है। तो आपको सोच के देखिए एब्जॉर्प्शन किसमें होगा। तो एब्जॉर्प्शन रफ सरफेस ऑफ adsorbent has more tendency of adsorption, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक। उसके बाद बात करते हैं सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। उसके बाद किसकी बात करते हैं? नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, अधिशोष्य की प्रकृति। अधिशोष्य की प्रकृति के लिए आपको ध्यान रखना है क्या? हम जनरली बात करते हैं किसकी? गैस ऑन सॉलिड। किसकी बात करते हैं? गैस का अधिशोषण होगा बेटा किस पे होगा? सॉलिड पे होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या किसकी बात करते हैं? गैस का अधिशोषण होगा किस पर होगा? सॉलिड पर होगा। तो अपन इसी को डिस्कस करते हैं, तो इसी के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो एक चीज देखना है, जो गैसेस हैं, गैसेस किसकी तरह बेटा काम करेंगी? एड्सॉर्बेट की तरह काम करेंगी। किसकी तरह काम करेंगी?
एडसॉर्बेट की तरह काम करेंगे, ठीक है। और जो अपने सॉलिड्स होंगे वो किसकी तरह काम करेंगे, जो अपने सॉलिड्स हैं वो किसकी तरह काम करेंगे, एडसॉर्बेंट की तरह काम करेंगे। तो अपन गैसेस के लिए बात करते हैं, ठीक है। मोर, या इस तरीके से इसको लिख देते हैं ए आपको पता है क्या होता है, वॉन डर वाल्स कांस्टेंट। क्या होता है, वॉन डर वाल्स कांस्टेंट, ठीक है। प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप, ठीक है। ए जितना ज्यादा होगा क्रांतिक ताप उतना ज्यादा होगा, और क्रांतिक ताप जितना ज्यादा होगा एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। ये सभी क्या है, प्रोपोर्शनल है। क्या है, आपस में, ये सभी आपस में प्रोपोर्शनल है। क्या है, आपस में प्रोपोर्शनल है। ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा वॉन डर वाल कांस्टेंट होगा उतना ही ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, और जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, या कह सकते हैं टेंडेंसी टू ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। ये चारों चीजें बता रहा हूं, ठीक है। इन चारों चीजों में चौथा पॉइंट क्या है, टेंडेंसी टू ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, मतलब किसी गैस को द्रव में बदलने में आसानी, मतलब जो गैस जितने जल्दी द्रव में बदल जाएगी उसका अधिशोषण उतना अधिक होगा। क्या होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो गैस जितने जल्दी द्रवित होगी वो गैस उतना ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। द गैस विच इज more easily liquefied, the gas has more tendency to absorb on the solid surface. Clear point? ठीक है। देखो इसी कंसेप्ट में बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, इसको आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे आईआईटी में और नीट में, मतलब मेडिकल एस्पिरेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जेईई एस्पिरेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ गैसेस दी जाती हैं, क्वेश्चन में कुछ गैसेस दे दी जाएंगी, उनका एब्जॉर्प्शन ऑर्डर पूछा जाएगा, ठीक है। उनका क्या पूछा जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑर्डर पूछा जाएगा। तो इसका एब्जॉर्प्शन ऑर्डर में लिख रहा हूं, H2 N2 CO CH4 CO2 HCl NH3 और SO3। देखिए गैसेस, ये गैसेस लिख ली, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन का ऑर्डर, ठीक है। नहीं में से आपको कोई गैस दी जाएगी और आपका ऑर्डर पूछा जाएगा। ये क्या है, आपका ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। याद रखना है क्या है, ये आपका ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का ये आईआईटी और मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन हो गया। ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन बेटा किसके, कि जो एब्जॉर्प्शन अगर ज्यादा होगा तो वॉन डर वाल कांस्टेंट भी ज्यादा होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होगा और लिक्विफाई होने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। तो साथ साथ ये ऑर्डर किसका है, ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस, ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन द गैस पार्टिकल्स, ठीक है। और कह सकते हैं और ए, ठीक है। उसके बाद इसको और क्या कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ इज ऑफ लिक्विफेक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या कह सकते हैं, और ऑर्डर ऑफ क्रिटिकल
टेम्परेचर। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। मोस्टली जितनी गैसेस मैंने आपको यहाँ पर लिख दी हैं उन्हीं गैसेस में से पूछा जाएगा। बहुत बहुत कम चांसेस हैं कि इसके अलावा कोई गैस पूछी जाए। ठीक है, वो अगर पूछा जाता है तो मान के चलिए आपके पास दुर्घटना हो सकती है, दुर्घटना भी नहीं होगी, क्योंकि आपने 11th में वंडर वॉल कांस्टेंट ए कैलकुलेट करना सीखा था कि आपको अगर कोई गैस दी जाती है या दो गैसेस दी जाती हैं तो उसमें आप कंपेयर कर सकते हैं कि किसका ए ज्यादा होगा और किसका ए कम होगा। ठीक है, तो उसी बेसिस पे आप ये चीज कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है। ओ सॉरी, ये ऑर्डर मैंने उल्टा कर दिया, ऑर्डर उल्टा रहेगा बेटा, ऑर्डर इस तरीके से होगा। ठीक है ना? तो यहां तक ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अपन ने 2 पॉइंट यहां पर बेटा खत्म कर लिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं किसके, तीसरा पॉइंट आता है आपके लिए क्या, टेम्परेचर। क्या आता है? टेम्परेचर। ठीक है, तो ध्यान रखना है टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन। टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन। जो ताप होता है वो अधिशोषण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो अधिशोषण कम होगा और अगर आप ताप घटाएंगे तो अधिशोषण बढ़ेगा, है ना? चलो, अब कहोगे साहब हमें तो ये प्रूफ करके दिखाओ, हम तो नहीं मानते। ठीक है, प्रूफ करके दिखा देते हैं। आप लोग कोल्ड ड्रिंक का नाम तो जानते ही होंगे, सुना है कोल्ड ड्रिंक का नाम, कभी पी है? सभी ने पी है। चलो बहुत बढ़िया, इससे पता चलता है कि आप लोग थोड़े से जागरूक हैं। ठीक है, अगर आज की डेट में बात की जाए तो देश की आर्थिक व्यवस्था में योगदान कर रहे हैं। ठीक है ना? चलिए अब बात करते हैं इसके कि टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन कैसे है। सभी ने कोल्ड ड्रिंक पी है, तो आप एक चीज बताइए कि जब आप कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में रखते हैं और उसके बाद निकाल कर खोलते हैं उसका कैप बोतल का, तो उससे कुछ गैस निकलती है, ये सभी को पता है, गैस निकलती है। तो वो गैस क्यों निकलती है? ध्यान से देखिए, जब वो फ्रिज में रखी थी और जब वो फ्रिज के बाहर है तो टेम्परेचर कब ज्यादा होगा बेटा? जब फ्रिज के बाहर होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, यही बात है। और जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो बताओ जो उसमें गैस घुली हुई है वो डिसॉल्व करेगी और एब्जॉर्ब करेगी। क्यों? टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होना चाहिए? एब्जॉर्प्शन कम होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन कम होने का मतलब जो घुली हुई गैस है वो क्या होना चाहिए? बाहर निकलनी चाहिए, डिसॉर्प्शन होना चाहिए। या इसी को दूसरे शब्दों में लिखना चाहें तो अपन लिख सकते हैं कि टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू डिसॉर्प्शन। अब पॉइंट समझ में आ रहा है? तो क्या होता है? गैस निकलती है। तो ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन घटेगा या डिसॉर्प्शन बढ़ेगा। क्लियर बात? उसके बाद आ जाते हैं चौथे पॉइंट पर। आपका चौथा पॉइंट क्या कहता है? प्रेशर। चौथा पॉइंट आपका क्या कहता है? प्रेशर। तो ध्यान रखना है कि प्रेशर प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन। प्रेशर प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन कि अधिशोषण के समानुपाती होता है दाब। अगर दाब ज्यादा होगा तो अधिशोषण अधिक होगा, यदि दाब कम होगा तो अधिशोषण भी कम होगा। पॉइंट क्लियर है? पांचवें पे आ जाते हैं। पांचवा पॉइंट क्या कहता है? पांचवा पॉइंट कहता है बेटा सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। क्या? सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। तो ध्यान रखना है सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल टू
एडजॉर्प्शन, सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल टू एडजॉर्प्शन, कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा. इफ द सरफेस एरिया इज more, then definitely the absorption will be more, and if the surface area is less, then absorption absolutely will be less. कोई दिक्कत? हिंदी में बात कर चुका हूं अपन कि यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा तो अधिशोषण भी अधिक होगा, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा तो अधिशोषण भी कम होगा. यहां तक बात समझ में आ गई? चलो, बहुत अच्छी बात है. अब एक बात करते हैं कि अपन ने ले लिए कोर्स पार्टिकल. क्या ले लिए बेटा? कोर्स पार्टिकल. यहां पर क्या ले लिए? फाइन पार्टिकल्स. और एक क्या ले लिए? पाउडर्ड फॉर्म. क्या ले लिया? पाउडर्ड फॉर्म. तो ठीक है, तो इन सब में सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा? तो अगर बात करते हैं ऑर्डर ऑफ सरफेस एरिया, तो ध्यान रखना पाउडर फॉर्म का सबसे ज्यादा होता है. क्या होता है? पाउडर फॉर्म का सबसे ज्यादा होता है. तो इसका मतलब अगर मुझे किसी पार्टिकल का, किसी एडसॉर्बेंट का सरफेस एरिया बढ़ाना है तो अपन कैसे बढ़ा सकते हैं? उसके पार्टिकल साइज को छोटा करके. क्लियर है बात? यहां पर कभी कभी आपको मिलेगा वर्ड एक्टिव चारकोल, है ना? और बच्चा प्रजाति परेशान होगी कि साहब चारकोल तो पता था, ये एक्टिव चारकोल क्या है ना? आजकल टूथपेस्ट का ऐड आ रहा है. क्या आपके टूथपेस्ट में एक्टिव चारकोल है? चारकोल का मतलब क्या? देखो, चारकोल जो होता है बेटा, इट्स अ गुड एब्जॉर्बेंट. क्या होता है? गुड एब्जॉर्बेंट होता है. और एक्टिव का मतलब क्या हो जाता है कि चारकोल को आप स्मॉल पीसेस में तोड़ दो. क्या? पाउडर्ड फॉर्म. पाउडर्ड फॉर्म चारकोल इज नोन एज एक्टिव चारकोल. पाउडर्ड फॉर्म चारकोल इज नोन एज एक्टिव चारकोल. चारकोल को यदि चूर्ण रूप में उपयोग में लाते हैं तो उसे सक्रिय चारकोल कहा जाता है. क्लियर है? तो बेटा यहां से आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन खत्म हो गया है. इसके बाद अपन को देखना है क्या? कि आइसोथर्म्स देखने हैं, आइसोबार देखने हैं, फ्रेंडलिच आइसोथर्म्स देखना है एंड एप्लीकेशंस ऑफ एब्जॉर्प्शन देखना है. ठीक है, केवल अपने पास इतने ही टॉपिक बचे हुए हैं और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ओके, थैंक यू.